हेलो दोस्तों, आपका फिर से हम अपने चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि इसमें आप लोगों को प्रत्येक विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो या फिर आगे का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके जो मेन टॉपिक जो उससे रिलेटेड होता है, उससे संबंधित वीडियो को हम आप लोगों के बीच में काफ़ी इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल एकदम ग्रामीण भाषा के रूप में लेकर आते हैं, ताकि किसी प्रकार के आपको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों को ये कहते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक के जो है वीडियो को पूरा देखिए। आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने मित्रों के बीच में आप शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि वे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी न्यू वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों के बीच में एकदम आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिस टॉपिक का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को अंग्रेजी में देखिए कहते हैं प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। तो आज हम इस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो देखेंगे उपसर्ग, सबसे पहले ये जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए, याद रखेंगे कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उपसर्ग, या ऐसे भी बोल सकते हैं, 2-3 ढंग से बोल देता हूं। देखिए, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर अंत में नहीं लगता है, प्रत्यय लगता है अंत में, है ना। तो उपसर्ग के बारे में सुनेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्टिंग में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, चेंजिंग कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगकर, प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए, हम एक बीच में शब्द बोल रहे हैं, शब्दांश। तो देखेंगे, समझेंगे। शब्दांश ऐसे लिखाता है, देखिए, शब्दांश ऐसे लिखाता है। अब शब्दांश का यदि आप संधि विच्छेद करोगे ना, तो देखिए आता है शब्द जोड़ अंश। शब्द जोड़ अंश यानी शब्द मीन्स शब्द, वर्ड, अंश मीन्स होता है भाग यानी पार्ट। यानी उपसर्ग जो है ऐसे शब्दांश है, मतलब शब्द का ही एक भाग होता है उपसर्ग। शब्दांश का मतलब ये हो गया, शब्द जोड़ अंश यानी शब्द का ही एक भाग होता है। कौन? तो उपसर्ग। ठीक है ना। तो याद रखना है, फिर से लास्ट बोल देते हैं, उसके बाद आप लोग को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे। फिर देखिए, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। देखेंगे अब एग्जाम्पल के द्वारा हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, हार। हार एक शब्द हमने लिखा है, हार। तो हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। हार मीन्स होता है पराजय, और हार मीन्स मौला भी होता है। हार मीन्स पराजय भी होता है और हार मीन्स मौला भी होता है। लेकिन इस शब्द के शुरू में, प्रारंभ में यदि हम लगा दिए प्र जोड़ दिए, देखिए प्र उपसर्ग जोड़ दिए, तब ये क्या बन गया? प्रहार बन गया। तो प्रहार मीन्स होता है चोट। प्रहार मीन्स हो गया चोट। तो देखिए, अभी हार जो शब्द है, हार का शब्द बता रहा था मौला या लॉस हो जाना, माने हार जाना, है ना। और उसके पहले जब प्र उपसर्ग लगा दिए तो ये बन गया प्रहार, यानी चोट करना। इसका मतलब हो गया कि इसका अर्थ में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया, है ना। अब देखिए, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जय। जय मीन्स होता है विजयी होना। जय मीन्स होता है विजय होना, ये एक शब्द है। और जय के पहले यदि हम लगा देते हैं परा, तो ये बन गया पराजय। तो देखिए, पराजय के मतलब हो गया पराजय। पराजय का मतलब हो गया हार जाना। तो देखिए, उपसर्ग शुरू में लग करके इसका अर्थ में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। तो ये दोनों उदाहरण में देखिए, यहाँ प्र उपसर्ग है
और इसमें परा उपसर्ग है ना। अब देखिए ध्यान देकर के और भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। देखिए वाह, खाना भी खाते हैं तब बोलते हैं कि वाह क्या खाना बना है। या कोई अगर अच्छा काम करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वाह शाबाश बहुत अच्छे, है ना, तब बोलते हैं वाह। तब वाह एक शब्द हो गया जिसका अर्थ निकलता है ना। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक का मतलब हो गया सा जोड़ अर्थक, यानी जिसका अर्थ निकले, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वाह एक शब्द है। अब उसके बाद उसके पहले देखिए लगा दिए बी उपसर्ग, तब इसका अर्थ निकल रहा है क्या? तो हो गया विवाह। विवाह हम समझिए रहे हैं मैरिज, है ना। तो देखिए अर्थ में पलटी मारा कि नहीं मारा, तो अर्थ में परिवर्तन कर दिया। तो यही उपसर्ग का काम है कि जब भी लगता है तो वाक्य के प्रारंभ में ही लगता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो कि बहुत देखने में टफ लगते हैं, आपसे बन नहीं पाएगा। जैसे देखिए एक और भी हम इजी उदाहरण देते हैं, लिखते हैं कॉस। कॉस, तो देखिए कॉस जब हम लिखते हैं तो बोलते हैं कि कॉस मैं भी राजा होता, कॉस मेरे पास भी पैसा होता, कॉस मेरे पास भी गाड़ी होता, कॉस मेरे गांव में भी रोड होता। तो कॉस एक शब्द है, और यदि इसके पहले हम प्र जोड़ देते हैं, प्र उपसर्ग जोड़ दिए, तब ये क्या बन गया? प्रकाश बन गया। प्रकाश मीन्स हो गया लाइट, है ना, उजाला, प्रकाश बन गया। तो अर्थ में परिवर्तन। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन में रहे, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इसमें यदि रहे कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, अब समझिए आप इतना एग्जाम्पल टंच कर लिए होंगे। तो यदि क्वेश्चन में रहे कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखो कि उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के प्रारंभ में लगता है, यानी शुरू में लगता है। तो शुरू में लगता है तो शब्द देखिए इसमें कौन हो गया? शब्द हो गया कॉस, क्योंकि कॉस के मतलब होता है, कॉस का मतलब हो गया कि भाई कॉस बोलते हैं बोलचाल में हम लोग कि कॉस मेरे पास ये होता, कॉस मेरे पास वो होता। तो कॉस के पहले कौन सा यहाँ पर वर्ण या शब्द लगा हुआ है? तो प्रा लगा हुआ है, यानी प्रकाश जो शब्द है उसमें कौन उपसर्ग है? तो आंसर आपका होगा प्रा। आप ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हो इतना के बाद कि क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर आप लिख लीजिए प्रा, है ना। अब आप देखिए कैसे, कहाँ मिस्टेक आपसे होगा। तो देखिए लिखा हुआ रहेगा अनुशासन। अनुशासन, तो देखिए आप पूछे कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको यदि याद रहेगा सिर्फ कि शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो कितना विद्यार्थी सिर्फ ये समझ जाते हैं कि जो शुरू में रहता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो देखिए तो ज़रा ध्यान दे करके, शुरू में कौन सा शब्द है? शुरू में है आ, लेकिन ये गलत है। अनुशासन में आ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि अगर आप आ को अगर उपसर्ग मानते हो तो उपसर्ग के परिभाषा में हम क्या बताएं कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगता है, शब्द के शुरू में लगता है। तो देखिए आ को छोड़ करके बाकी क्या बच गया? नु शासन। तब आप ही सोचिए कि नु शासन में कुछ होता है? नहीं होता है। तो नहीं होता है इसका मतलब आप गलत में हो, यानी अनुशासन में आ उपसर्ग कभी नहीं होगा, जबकि कोची होगा, जब भी होगा तो क्या होगा? अनु उपसर्ग होगा, क्योंकि अनु जोड़ शासन बराबर क्या होता है? अनुशासन। तो इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अनु होगा। तो आप लिख लेंगे। अब देखिए, अब इससे भी टफ की ओर बढ़ते हैं कि देखिए कहाँ मिस्टेक करते हैं आप लोग। अगर पूछ देता है कि अनुपस्थित में, देखेंगे ध्यान से, अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए आपको एक जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल ही में मैंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए बता देता हूँ कि देखिए अनुपस्थित में, तो यदि आप सोचोगे कि आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, तो जो आपको लगे कि उपसर्ग है उसको आप झाप दीजिए। अब पीछे जो शब्द बोला है, देखिए कि कहीं ऐसा शब्द आप सुने हैं, तो यदि आपको लग रहा है कि अनुपस्थित में आ उपसर्ग है तो आ को झाप दीजिए,
बच गया नुपस्थित। तब आप ही सोचिए कि नुपस्थित मीन्स कुछ होता है, नहीं होता है। नुपस्थित मीन्स कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। अब सोचिए कि आप सोचते हैं उपसर्ग की अनु है, तब अनु को झप दीजिए। अब पीछे में बच गया पस्थित। तब आप ही बताइए कि पस्थित कहीं देखे हैं? पस्थित मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं, यानी वो शब्द नहीं है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी अनुपस्थित का संधि विच्छेद होता है। देखिए अन जोड़ उपस्थित, अन जोड़ उपस्थित बराबर हो जाता है अनुपस्थित। तो इसलिए अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर होगा अन। इसलिए संधि विच्छेद भी बढ़िया से उपसर्ग आने के लिए आपको निश्चित रूप से संधि विच्छेद भी आना चाहिए, तभी आप बना सकते हो, और नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए और भी उदाहरण बताते हैं आपको। रहेगा अत्याचार। अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? आप नीचे में कॉपी पर नोट भी कर लेंगे कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो न अ है और न अत्य है, ठीक है ना। अब इसको संधि विच्छेद करके भी आपको देखना है। तो अत्याचार का संधि विच्छेद होता है, देखिए अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार। तो आप अपने सोचिए, कहल जाता है इसको कि पीछे वाला जो शब्द है आचार, माने बढ़िया आचार विचार करना चाहिए। तो देखिए शुरू में क्या क्या निकला, कौन सा निकला शब्द? तो अति निकल गया। इसलिए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। तो आपको संधि विच्छेद भी कंप्लीट रखना चाहिए। और यदि आपको संधि विच्छेद नहीं भी आता है तो मैं एक और वीडियो में फिर आप लोगों को बाद में जा करके पूरे डिटेल में हम आपको संधि विच्छेद भी बता देंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आगे के कम्पिटिटिव एग्जाम में ना हो। तो देखिए अत्याचार हो गया। वैसे ही और बताते हैं, देखिए यदि रहेगा संयोग। संयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो ये ना कि सम नहीं लिखना है ऐसे, दंतसा के ऊपर बूंदा नहीं। संयोग का संधि विच्छेद करके देखिए, ऐसे भी जिसके ऊपर बूंदा रहता है दिया हुआ, उसको संधि विच्छेद होता है ऐसे, सम जोड़ योग। सम जोड़ योग बराबर होता है संयोग। इसलिए संयोग में कौन सा उपसर्ग है? सम है। उसी प्रकार से रहेगा संदेश। तो सम जोड़ देश, यानी संदेश में उपसर्ग कौन है? सम है। संस्कार, तो सम जोड़ कार, यानी हो गया सम उपसर्ग है। संधि, तो सम जोड़ धी बराबर होता है संधि। तो यानी संधि में कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। संस्कृत, संधि विच्छेद करके देखिए, सम जोड़ होता है कृत, यानी संस्कृत में भी कौन सा उपसर्ग है? तो सम है। अब लास्ट में देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्ग भी रह सकता है। नीचे नोट में आप लोग लिख लेंगे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्ग भी रह सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए पर्यावरण। पर्यावरण का तोड़ के आप लिखिए, देखिए परि जोड़ आ जोड़ वरण, या व्याकरण। व्याकरण, तो देखिए व्याकरण का होता है बी जोड़ आ जोड़ करण। देखिए गौर से ध्यान देंगे, अभी तक जो जो पढ़े थे ऊपर में उसमें एक ही उपसर्ग था, लेकिन इसमें देखिए उपसर्ग दो या दो से अधिक भी रह सकता है। तो देखिए पर्यावरण को डिवाइड करते हैं, तो देखिए परि जोड़ आ जोड़ वरण होता है। तो देखिए वरण मेन शब्द हो गया, तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया? आ भी हो गया उपसर्ग और परि भी हो गया उपसर्ग। व्याकरण को लिखते हैं बी जोड़ आ जोड़ करण, तो करण मेन शब्द हो गया, तो इसमें आगे लगा हुआ है आ और आगे लगा हुआ है बी, इसलिए ये दोनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। अब हम समझते हैं कि आप लोगों को उपसर्ग में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे प्रत्यय की ओर। तो उपसर्ग आप लोगों ने जान लिया कि उपसर्ग जब भी लगता है तो किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, प्रारंभ में लगता है। अब आप देखेंगे प्रत्यय बता रहे हैं। देखिए अब जानेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो धातु या अन्य शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो
धातु या अन्य किसी शब्द के अंत में लगता है। इतना कम से कम याद रखिएगा कि प्रत्यय ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा। इतने याद रखना है बस, कम से कम इतना याद रखेंगे। जैसे देखिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, उपसर्ग शुरू में और प्रत्यय अंत में। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बोलते हैं देखिए लड़कपन, लड़कपन, तो देखिए अगर बोलते हैं लड़कपन तो इसमें देखिए इसमें जो पन हो गया, पन हो गया, यही क्या है, प्रत्यय है ना। और यदि आपको डिटेल में फिर और जानना है इतना के बाद और देखिए बताते हैं। लड़ यानी लड़ माने हो गया लड़ना, ये हो गया धातु, धातु जोड़ आका, यानी आका जो हो गया वो प्रत्यय हो गया, बराबर हो गया लड़ाका। चाहे लड़ाकू भी लिखिए, आका के छोड़ दीजिए आकू कर दीजिए, बराबर हो गया लड़ाकू, बढ़िया हो गया। अब देखिए पागल या संज्ञा वाला भी लिख सकते हैं। देखिए मनुष्य, मनुष्य हो गया संज्ञा, जोड़ ता, ता प्रत्यय हो गया, बराबर हो गया मनुष्यता, मनुष्यता। तो यहाँ पर ये जो आकू है ई प्रत्यय है और यहाँ ता जो है ये प्रत्यय है, क्योंकि मनुष्य संज्ञा है और लड़ मीन्स होता है लड़ना, यानी धातु है लड़ना। तो धातु या अन्य शब्द के अंत में, अन्य शब्द के मतलब हो गया कि या तो रह सकता है संज्ञा या तो रह सकता है विशेषण, उसके अंत में लगता है। विशेषण वाला एक उदाहरण देते हैं। देखिए पागल, पागल विशेषण है, एडजेक्टिव है। देखिए पागल हो गया विशेषण और पन लगा दिए इसमें प्रत्यय, पन लगा दिए प्रत्यय, तब बराबर देखिए बन गया क्या, पागलपन, पागलपन। देखिए तो इसमें पन प्रत्यय है। आगे परीक्षा में ऐसे भी पूछ देता है कि बताइए कि पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर बोलेंगे पन प्रत्यय है। मनुष्यता में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है। लड़ाकू, तो लड़ जोड़ आकू, बराबर लड़ाकू, इसलिए लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो आकू प्रत्यय है। याद रखेंगे। अब आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। एक बार फिर बोल देते हैं, प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। हो गया, यही याद रखना है। तो देखिए प्रत्यय बाबू दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन होता है। एक होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दूसरा होता है देखिए तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इतना याद रखेंगे। देखिए कृत जखनिए लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रत्यय लगेगा जब भी, तो धातु या क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया या धातु के अंत में लगता है। तो इसको डैश दे करके आप लोग लिखेंगे कि वैसा प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगता है, वैसा प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे में देखिए चाट, चाट यानी जो चाट हो गया वो आप चाट मीन्स हो गया चाटना, यानी हो गया धातु हो गया, है ना, और इसमें लग गया नी, तो चाट जोड़ नी बराबर चाटनी नहीं होता है, चटनी होता है। चाट जोड़ नी बराबर चटनी। तो देखिए यहाँ पर ये जो नी हो गया वो कौन सा प्रत्यय हो गया, तो नी जो हो गया वो कृत प्रत्यय हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये धातु के अंत में लगा है। तो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद देखिए और एक उदाहरण बता देते हैं। देखिए खेल जोड़ आड़ी, खेल जोड़ आड़ी। तो देखिए खेल भी जो है क्या हो गया, धातु है, बराबर खिलाड़ी, खेल जोड़ आड़ी बराबर बताइए खिलाड़ी, खी घुमा देंगे, खिलाड़ी होता है। तो देखिए खेल जोड़ आड़ी बराबर खिलाड़ी। तो खेल मीन्स हो गया खेलना, खेल मीन्स क्या हो गया, खेलना। तो खेलना धातु के अंत में लगा हुआ है आड़ी, इसलिए आड़ी जो प्रत्यय हो गया
वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से कि धातु या क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरा में आप लोग लिखेंगे, जानेंगे पहले कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा प्रत्यय, वैसा प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, वैसा प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा या विशेषण के अंत में लगता है। वैसा प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा या विशेषण के अंत में लगता है, संज्ञा या विशेषण के अंत में लगता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए अभी ऊपर वाला ही उदाहरण से हो जाएगा। देखिए मनुष्य, मनुष्य जो हो गया वो संज्ञा है, मनुष्य क्या हो गया, संज्ञा है। और मनुष्य में तो जोड़ दिए प्रत्यय, तब बराबर क्या बन गया, मनुष्यता। तो मनुष्यता, मनुष्यता जो शब्द है इसमें ये जो ता है वो कौन सा प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय है। क्यों है तद्धित प्रत्यय, क्योंकि यह संज्ञा के अंत में लगा है ना। अब विशेषण के भी अंत में लगता है, तो अभी ऊपर में उदाहरण बताए ही थे। देखिए पागल, तो पागल जो है क्या हो गया, कोई बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है पागल है, इसका मतलब पागलपन, पागल जो हो गया वो विशेषता उसका हो गया। तो ये विशेषण है, विशेषता बतलाने वाले को ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो पागल जो हो गया विशेषण हो गया, और इसके अंत में हम लगा देते हैं पन, तब बराबर बन गया पागलपन। पागल जोड़ पन बराबर बन गया पागलपन। तो इसमें जो ये पन लगा हुआ है, पन लगा हुआ है, वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो इतना आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे, है ना, अच्छे से टंच करके रखेंगे। यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे जाके आप कोई भी कंपटीशन को जो है एकदम अच्छे तरीके से आप फेस कर सकते हो। चूँकि आप लोग को डीप से पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और उस अनुपात में वैकेंसी नहीं निकल रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों से आपको फाइट करना पड़ेगा आगे जा कर के, है ना। इसलिए आप अच्छे से तरीके से आप याद करिए अच्छी तरीके से कि कोई दिक्कत ना हो। और प्रैक्टिस सेट जो रहता है हिंदी वाला, उससे भी आप बना के देखो। ये टंच करने के बाद तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आप उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। और यही हमारी शुभकामना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग पढ़ करके महान भी बने और आप लोग को जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।